नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल हिंदुस्तान के लिए एक आदर्श, हिंदुस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक संभावना और एक ऐसा अवसर जो कि इजराइल ने अपने देश में उत्पन्न किया है। आज हम हिंदुस्तान की सरकार को, न्यायालय को, जनता को, समाज के सक्रिय शक्ति को आग्रह कर रहे हैं कि आप ये हिंदुस्तान में कर सकते हैं। जी हां, इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इजराइल में जो भी गद्दार है, बेईमान है, देश से गद्दारी करता है, देशद्रोही है, उस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। 2008 के नागरिकता संशोधन के ऊपर वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया और इसलिए इस आदेश को हिंदुस्तान में भी लागू किया जाए। इस मांग के लिए आज का बिंदास बोल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। अगर इजराइल में हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? और इसलिए आज का बिंदास बोल आप सभी के सामने इसी मुद्दे पर रहेगा। हम प्रयास करेंगे और भी मुद्दे लेने का, लेकिन जरा शुरू में इसी पर ध्यान दें। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इजरायली सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से वहां के जिहादियों में खलबली मची हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, देश के प्रति वफादार नहीं रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो कि इजराइल के खिलाफ जासूसी और आतंक के साथ जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार देश में आतंकवाद, जासूसी या राजद्रोह सहित देश के प्रति वफादारी का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को रद्द किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद से मानवाधिकार संगठनों की भी कान खड़े हो गए। ये फैसला इजराइल में 2008 के नागरिकता कानून को संशोधित कर बनाया गया था। इसमें राज्य को वफादारी का उल्लंघन करने वाले कार्यों के आधार पर नागरिकता रद्द करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इजराइल के 2 फिलिस्तीनी नागरिकों के मामले में अलग अलग अपीलों के बाद आया था और साथ ही उन्हें इजरायली नागरिकों पर हमलों को अंजाम देने का दोषी ठहराया गया था। ऐसे में अब भारत में भी ये मांग उठने लगी कि गद्दारों की नागरिकता छीनने का इजरायली फॉर्मूला लागू किया जाए। ऐसे में तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 पहले से ही लागू है। इसके तहत किसी भी नागरिक की नागरिकता वापस ली जा सकती है, मगर कोर्ट और कानून का जाल कुछ ऐसा है कि सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिमों के लिए काम करने वाले संगठनों की दुकानें बंद होने का डर सता रहा है। दुनिया के कई देशों में ऐसे कानून हैं जिनके जरिए किसी विशेष मामले में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति की नागरिकता को खत्म करने की इजाजत है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी देश की सरकार को उसके नागरिकों की नागरिकता की स्थिति को रद्द करने से रोकता है। मगर इजराइल के इस फैसले के बाद अब ये मांग भारत में भी तेज हो गई है। नागरिकता कानून और संवैधानिक प्रावधानों को कठोरता से गद्दारों और देशद्रोहियों पर लागू किया जाए। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको, हमको बात करनी है। आज के बिंदास बोल में हम भारत सरकार से, देश के सर्वोच्च न्यायालय से, देश की जनता से, सक्रिय नागरिकों से यह आग्रह करते हैं, जब इजराइल में जहां की 20% आबादी फिलिस्तीनी है और इसलिए उस आबादी को अपने देश से कैसे निकाला जाए, इस दिशा में उनको इसलिए चिंता करनी पड़ती है क्योंकि फिलिस्तीन का और इजराइल का झगड़ा हम अच्छे से जानते हैं। इजराइल के 2008 के उन सुधारों के चुनौती देने वाली याचिका वहां के सर्वोच्च न्यायालय में लगी। 2 ऐसे लोग जिन लोगों की नागरिकता के ऊपर प्रश्न उठा, सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में इजराइल की नागरिकता नीति के ऊपर नया संशोधन देते हुए यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश का गद्दार है, देश का नागरिकता उससे वापस लिया जा सकता है। अब मांग यह हो रही है कि अगर इजराइल में हो सकता है तो हिंदुस्तान से क्यों नहीं? हालांकि हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ी मांग हुई, ऐसा नहीं, आप तो जानते ही है कि हमारे यहां तो ऐसे मुद्दे पर कोई बोलता नहीं है, चैनलों के लिए मुद्दा नहीं है। बस एक एजेंसी इंटरनेशनल खबर आई, लेकिन सुदर्शन ने इस खबर को पकड़ा क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हिंदुस्तान की ज्यादातर समस्याओं का कारण उसके अंदर के गद्दार हैं, बेईमान हैं, देशद्रोही है
और उन सभी के लिए कोई ना कोई कानून हिंदुस्तान में चाहिए था और हम तो इसके लिए कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन ये आ नहीं रहा था। ऐसे में जब ये इजराइल की न्यूज़ मेरे सामने आई तो मैंने तय किया कि मैं आज बिंदास बोल में इस मुद्दे को लेऊंगा और आपके साथ संवाद करूंगा, चर्चा करूंगा। हम सब मिलकर ये बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान में आवश्यक है, कैसे भारत में आना चाहिए, और हम केवल समस्या नहीं बताते हैं तो समाधान भी बताते हैं। अर्थात इसका समाधान क्या हो सकता है, हिंदुस्तान में ये कैसे आ सकता है, यह करने के लिए क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, विश्व में इससे संबंधित क्या क्या कानून कौन से देशों में हैं, कौन से देश आपके अपने यहां पर नागरिकता में क्या करते हैं, ऐसे सभी पहलुओं की चर्चा संवाद करने के लिए आज के बिंदास बोल में हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम में जनता बोले, क्योंकि इसकी चर्चा अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में नहीं हुई है। आप जानते हैं 2019 के चुनाव में विपक्ष ने, खास करके कांग्रेस ने, अपने एजेंडे में यह मुद्दा बनाया था कि भारत में देशद्रोह जो कानून है उसको समाप्त करेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई राष्ट्रीय दल, खास करके जो 125 वर्ष अपने मनाने जा रहा हो, हिंदुस्तान में सबसे लंबे समय तक जिसने राज किया हो, ऐसा दल अपने पंचवार्षिक चुनाव, सार्वत्रिक चुनाव, लोकसभा के चुनाव, देश की सरकार बनाने वाले चुनाव के घोषणा पत्र में ये कैसा लिख सकता है कि हम ये गद्दारी का कानून हटाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लिखा गया। कई वामपंथी और बाकी दलों ने भी इसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि राजनीति अब डिमांड एंड सप्लाई का दुकान बन गया है। जो सबसे ज्यादा मांग करेंगे और वो एक गट्टा होंगे, संगठित होंगे, तो उसका वोट मिलेगा। और इसलिए राजनीति इन मुनाफे का सौदा अपने दलों का देखती है, देश का नहीं देखती। और स्वाभाविकता 2019 का यह मुद्दा रहा, लेकिन तब भी हमने आवाज उठाया था, आज भी उठा रहे हैं। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि आज भी हिंदुस्तान को नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। खास करके ये सोचने का अवसर भी है। हम जब आपके साथ संवाद कर रहे हैं, आज खड़े हैं, आप देख रहे हैं, हम सबका इस पर मंथन कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। हालांकि इस स्वतंत्रता को मैं पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानता, लेकिन जितने भी हैं हमारे बलिदानियों ने जो बलिदान दिया है और ये स्वतंत्रता आपको मिली है, इस स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के निमित्त अगर हमने पिछले 75 वर्षों की गलतियों को दुरुस्त करने का कोई अवसर खोजा, तो शायद अगले 75 वर्ष बाद इसको किसी सुरेश चौहान के को या अधूरी स्वतंत्रता है ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होगा क्या? हो सकता है। कैसे? सज्जन शक्ति चाहे, जनता मांग करे। अगर दुर्जन चाहते हैं, इस देश से गद्दारी करने वाले चाहते हैं कि इस देश में गद्दारी का कानून हटे, तो क्या सज्जनता का कानून नहीं आ सकता? हां, स्वाभाविक है यह मांग करने वाले लोगों की संख्या बढ़े, और इसलिए आज आपके सामने हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ आज के इस चर्चा के लिए अतिथि जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास चलता हूं, उनका स्वागत करते हैं और साथ साथ में हम आपको दिखाएंगे भी कि क्या कानून है, यहां क्या कानून है, वहां क्या कानून है, कैसे इसकी तुलना की जा सकती है। लेकिन मैं स्वागत करता हूं आज के गेस्ट पैनल का। हमारे स्क्रीन पर मनराज गुर्जर जी हमारे साथ है। वो सारा पैनल आ जाए, इसके पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इजराइल क्या है, स्थिति क्या है। भारत में भी गद्दारों की नागरिकता छीनने का इजरायली फार्मूला लागू करने की मांग उठ रही है। सुदर्शन इसको प्रमुखता के साथ आगे लेकर जा रहा है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसका जिक्र अभी अभी मैंने आपके सामने किया है। फैसले के बाद से वहां के जिहादियों में खलबली मची हुई है और अरब देशों के लोगों ने वहां निर्णयों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट ने यह फैसला दिया। यह वहां के सर्वोच्च न्यायालय का दावा है। क्या यह दावा हिंदुस्तान में लागू नहीं हो सकता? देश भर के प्रति वफादार नहीं रहने वाले नागरिकता की नागरिकता छीनी जाए, यह वहां का सुप्रीम कोर्ट कहता है। इजराइल में जासूसी, आतंकवाद व जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देने वालों पर एक्शन होता है। एक्शन की आवश्यकता वहां के कोर्ट को लगती है, तो हिंदुस्तान के कोर्ट को क्यों नहीं लगती? कोर्ट ने इस कड़े फैसले के बाद मानवाधिकार संगठनों ने भी कान खड़े कर दिए हैं और उनको लगता है कि अब कम से कम मानवाधिकार का बहाना बनाया जाए। इजराइल में 2008 के नागरिकता कानून को संशोधित करने के
ये नियम बनाया गया है जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया था। हमारे राज्य को वफादारी का उल्लंघन करने वाले कार्यों के आधार पर नागरिकता रद्द करने का अधिकार दिया गया है। ये इजराइल का कोर्ट कह रहा है, ध्यान रखना। वफादारी का उल्लंघन करने वाले, हिंदुस्तान में वफादारी का उल्लंघन करने वालों को पुरस्कार मिलता है। भारत में भी गद्दारों की नागरिकता छीनने का इजरायली फार्मूला लागू होना चाहिए और इसलिए ये स्थिति है। इस स्थिति पर हम संवाद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज कुछ कॉलर को भी अपना कॉल का अवसर देने का प्रयास करेंगे। अतिथियों को, गेस्ट पैनल को स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज जो अतिथि हैं डीके दुबे जी है हमारे साथ में, स्वागत करता हूं। आप विशेषज्ञ हैं और संविधान के विशेषज्ञ के लिए आज ज्यादा अपना पक्ष रखने का अवसर है क्योंकि इस विषय में कानूनी संशोधन, क्या संविधान की आवश्यकता है या नहीं, दुबे जी बताएंगे। साथ साथ में हमारे साथ जो सिद्धार्थ दवे जी है, आपका स्वागत है सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी इज़राइल मामले के जानकार हैं और इसके पहले भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हमने उनको लाइव लिया था। सिद्धार्थ जी आपका स्वागत है। मनराज गुर्जर हमारे साथ है जो कि जानकार हैं और आज के इस कार्यक्रम में अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को हिंदुस्तान में लागू करने की मांग सुदर्शन कर रहा है और हमारे इस मांग को तत्काल बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। हम ऑलरेडी 2019 के चुनाव के दरमियान इस विषय पर अपना पक्ष रख चुके हैं मजबूती के साथ। देश ने इसका साथ दिया है, उसका परिणाम 19 के वोट में भी मिला है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो फैसला ऑनरेबल उनके कोर्ट ने किया है वो फैसला तो बिल्कुल टू द पॉइंट है और दुरुस्त भी है। ये होना भी चाहिए। जो देश का नहीं है उसको सुविधाएं क्यों, वो उसको संसाधन क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि देश है तब ये सारी चीजें हैं ना। अब देश के विरुद्ध अगर काम करते हैं तो ये मतलब नहीं बनता। दूसरी बात, जहां तक मैं समझता हूं अभी तक जो हमारे पास व्यवस्था है उसमें अगर देशद्रोह के कानून के तहत आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है और आप अभी अदालत अभी बंद हैं, तो जेल के अंदर जो व्यक्ति बंद है उसको वैसे भी वोट डालने का अधिकार नहीं। अनिल देशमुख का मामला अभी हमने देखा और अभी हमने नवाब मलिक का मामला भी देखा और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति नहीं दी कि वो वोट डालें। दूसरा ये भी है कि अगर 124A के तहत कार्रवाई हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण भी है कि उसकी नागरिकता रहनी चाहिए। अब समस्याएं बहुत बड़ी ये आएंगी कि उसके पास ये सब कुछ होते हुए भी मुझे लगता है कि पीछे से कुछ बज रहा है, बड़ी तेजी से आवाज आ रही है और आवाज वो फ्लैश कर रही है। बिल्कुल, आप बोलते रहिए। ठीक है, तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में क्यों नागरिकता रहे? तो जो समस्या जो रहेगी हमारे पास वो ये है कि नागरिकता हमने खत्म कर दी। जेल से व्यक्ति छूट गया, जो भी उसको सजा मिली थी, उसके बाद हम उसको ले कहां जाएं? उसका होगा क्या? तो परमानेंट रेजिडेंट भारत का रहेगा वो, या फिर बिना वोटिंग राइट के रहेगा, या सुविधाएं उसकी रहेंगी? तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम है इसमें करने के लिए। लेकिन ये तो निश्चित है कि आपको अगर नागरिकता आपकी छीनी, मतलब आप देश के विरुद्ध काम करते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं होनी चाहिए, आपकी नागरिकता छीनी ही जानी चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। ये आपका विचार है और हमारा भी यही विचार है और मुझे लगता है कि सुदर्शन के करोड़ों दर्शक भी यही चाहते हैं। सिद्धार्थ दवे जी, क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? दवे जी, चलिए शायद पा रहा हूं। हाँ, बोलिए। इजराइल के आप जानकार है, वहां रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपके इजराइल के प्रति ज्ञान को देखा है। वहां की सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हुआ यह निर्णय और हिंदुस्तान की न्यायपालिकाएं कहती है कि हमारे यहां पर ऐसे कानून बंद होने चाहिए। यहां पर गद्दारी अभिव्यक्ति की आजादी में आती है और इजराइल सख्त कानून की बात करके नागरिकता छीनने के लिए सीधे आदेश देता है। आपकी प्रतिक्रिया? सुरेश जी, सुदर्शन न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इजराइल ऐसा पहला देश नहीं है। इसके पहले यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ऐसे दो विकसित देशों ने भी
इसी प्रकार के फैसले सुनाए और वहां पे भी यही प्रतिक्रिया हुई है, इसका मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में, यूके में जो एक केस हुआ था जिसमें शमीमा बेगम, जो आइसिस ब्राइड्स के नाम से जो बहुत फेमस हुआ था, बांग्लादेशी मूल की ये महिला है और ये आइसिस सीरिया में जाके आइसिस के साथ, जिहादियों के साथ ये रही। तो वेस्टर्नर्स इसको आइसिस ब्राइड यानी कि आइसिस, मैं यहाँ पे औरत शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बहू या पत्नी शब्द जो है वो इसमें नहीं बैठता है। तो उनके साथ ये रही और जब सारे आइसिस के जिहादी मारे गए तब ये वापस यूके आना चाह रही थी। यूके ने दरवाजे बंद कर दिए। ये यूके की नागरिक है और मूलतः बांग्लादेश की है। और इसके बाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने भी बड़ा हंगामा मचाया। तो यूनाइटेड किंगडम जैसा एक देश, जो उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल राइट्स कैन नॉट बी सुपरसीडेड ओवर पब्लिक सेफ्टी। तो जो पूरे देश के लोगों की सेफ्टी है उसके सामने एक इंडिविजुअल का राइट जो है वो सर्वोपरि नहीं होगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टेड क्रूज जो वहां के सेनेटर हैं, और उन्होंने, टेड क्रूज सेनेटर ने कहा कि जो लोग आइसिस के साथ हैं वो यूएस की नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी, यूएस की नागरिकता उनको नहीं मिलेगी। जापान, ऐसा तीसरा एक उदाहरण मैं आपको सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को देना चाहूंगा कि जो मुसलमानों को, और वहां पे आपको ये जान का आश्चर्य होगा कि पूरे जापान में अभी सिर्फ मुश्किल से 500,000 मुस्लिम बसते हैं, वो भी इंडोनेशिया के जो उनका पड़ोसी देश है वहां से आए हुए हैं। तो उनके वहां पे भी बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, इस्लाम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। ये तो खैर इस्लाम की बात होगी, लेकिन जहां तक देशद्रोह की बात है, जहां तक आइसिस जिहादियों के साथ मिलकर काम करने की बात है, वहां पे मैंने आपको दो और उदाहरण दिए, यूके का और यूएसए का। तो जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों की नागरिकता क्यों न छीन ली जाए। नागरिकता, सिटीजनशिप इज नॉट अ राइट, फंडामेंटल राइट, इट इज अ एंटाइटलमेंट। आप भारत के नागरिक हो, ये आपके लिए एक खुशकिस्मती की बात होनी चाहिए, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और जो व्यक्ति देश के खिलाफ बात करता है, जो व्यक्ति टेररिज्म में लिप्त होता है, इजराइल की तरह, यूके की तरह, यूएसए में भी इस तरह से बात हो रही है, तो भारत को भी आपके माध्यम से जो न्यायाधीश जो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि या तो कोई PIL फाइल हो, इस बारे में कोई कानून लाया जाए और हमारे सिटीजनशिप एक्ट में भी अमेंडमेंट किया जाए। बिल्कुल। हमारे साथ मनराज गुर्जर जी है, प्रोफेसर है, मामलों के जानकार है, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं और फिर हम दूसरे राउंड के लिए आगे बढ़ेंगे। गुर्जर जी, आप इसे कैसा देखते हैं? सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज को, जो इस प्रकार के मुद्दों को उठाकर देश की आवाम को, देश की जनता को, युवा वर्ग को आह्वानित कर रहा है कि इस राष्ट्र से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। भारत जब आजाद हुआ तो 1 साल बाद ही इजराइल भी आजाद होता है, लेकिन भारत और इजराइल के मामले में अगर सुरेश जी हम एक चीज देखते हैं तो वहां पर भी मुसलमान हैं और वहां के मुसलमान भी पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन वहां राष्ट्र के प्रति एक यूनिटी देखी गई है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता के ऊपर कोई भी चीज नहीं है, और इसलिए वहां पर सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन भारत में अनुच्छेदों, आर्टिकलों को माध्यम बनाकर भारत के संविधान निर्माताओं के मन में ये कतई नहीं था कि भारत के तोड़ने वाले लोगों को यहाँ संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था के कुछ संरक्षित लोगों ने, जिन्होंने इस देश में एक लंबे समय तक राज किया, वह लोग इस प्रकार के लोगों को शिक्षा में बैठाया, इंस्टीट्यूशंस में बैठाया, जो बच्चों को, युवाओं को पढ़ाते हैं कि कश्मीर को सेपरेट होना चाहिए, कश्मीर को अलग होना चाहिए, इस देश के टुकड़े होना चाहिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जब साउथ में जाते हैं तो बोलते हैं द्रविड़ हुड वाला देश होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इस राष्ट्र की भूमि पर रहकर आप खाना खा रहे हो, इस राष्ट्र की धरती पर रहकर आप जीवन जी रहे हो, लेकिन इस राष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि भारत सरकार को बिल्कुल इस पर राष्ट्रीय एकता के लिए कानून बनाना चाहिए और नागरिकता के ऐसे प्रावधान लाना चाहिए, जो इस देश की भूमि को अपनी भूमि नहीं मानता, जो इस भारत माता को अपनी माता नहीं मानता, उसको यहाँ रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ तो लोग कहते हैं कि गर्दन पे छुरी रख दो तो भी नहीं कहेंगे। वही तो दोहरा चरित्र सुरेश जी इनका देखने को मिलता है ना, वही तो दोहरा चरित्र इनको देखिए, क्योंकि इनको 75 साल तक जो संरक्षण दिया गया राजनीतिक आकाओं के द्वारा,
उस संरक्षण ने इनको फलने फूलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनको लगता है हम तो यहाँ पर सब कुछ है। सेकुलरिज्म के नाम पर आप ये नहीं कर सकते कि किसी राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करेंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर ये नहीं है कि आप आतंकवादियों को संरक्षित करोगे। सेकुलरिज्म के नाम पर आप घर में बंदूकें नहीं रखोगे, पेट्रोल पंप नहीं रखोगे। लेकिन भारत में ये हो रहा है। मुझे लगता है इजराइल की क्रम पर हमें चलना चाहिए। ये जरूरत पड़ी है, नहीं तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को संरक्षित होने के समय एक बड़ा उनके घर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सुरेश जी, मैं आपके लगातार जो आवाज उठा रहे हैं, इस मुहिम में इनको जुड़ना चाहिए, पूरी तरीके से इसमें जुड़ना चाहिए। और इस राष्ट्र के लिए एक ऐसे सख्त कानूनों की जरूरत है जो भी इस राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा, उस पर चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे भारत सरकार हो, स्पष्ट गाइडलाइन के साथ उसको देश से बाहर भेजने का प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं दुबे जी से समझता हूं। दुबे जी, क्या ऐसा करने के लिए कोई बहुत बड़ी संवैधानिक एक्सरसाइज की आवश्यकता है, या ये केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक आध निर्णय से हो सकता है, या इसको भारत सरकार को कोई इसके लिए संवैधानिक कोई व्यवस्था बदलनी पड़ेगी? क्या इतनी मुश्किल बात है कि हिंदुस्तान में, जबकि इजराइल से ज्यादा गद्दारों की संख्या है, फिर भी हम इसको नहीं कर पा रहे? देखिए, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दे रखी है उन्होंने, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, हाँ, उसमें ये व्यवस्था दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो भारत में नागरिकता समाप्त होने का एक ही साधन हमने दे रखा है उसमें। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसमें क्लॉज 2 जोड़ना चाहिए, और क्लॉज 2 ये जोड़ना चाहिए कि सेक्शन 124 कैपिटल ए या देशद्रोह के आरोप में जो दंडित हो चुके हैं उनकी भी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक क्लॉज इसमें जोड़ा जा सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि आर्टिकल 141 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस पर स्ट्रक्चर पास कर सकता है, और वो स्ट्रक्चर सरकार के पास जा सकता है कि सरकार उसको अमेंड कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। CAA का जो सिटीजनशिप एक्ट हमारे पास है 1955-56 का, सिटीजनशिप एक्ट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की व्यवस्था दे रखी है कि कौन कैसे कब किन परिस्थितियों में सिटीजन होगा। तो मुझे लगता है एक क्लॉज उसमें डालने की आवश्यकता है ताकि क्लैरिटी हो जाए बिल्कुल कि भाई नागरिकता हमारी चली जाती है अगर हम देशद्रोह के आरोप में दंडित हो जाते हैं। आरोप लगते हैं कोर्ट में, जब वो जेल में बंद होता है तो जेल में बंद होते समय तो वैसे भी वो कोई राइट नहीं होता, वो कॉन्फिस्केट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि नागरिकता के कानून में इस तरह से संशोधन लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए। जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के इस सिटीजनशिप वाले पोर्शन में, मतलब पार्ट 2 में संशोधन ले आए, उसके बाद फिर सिटीजनशिप एक्ट में भी संशोधन आसानी से लाया जा सकता है। नहीं क्या, लेकिन इसके लिए कोई संयुक्त अधिवेशन या कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता है, या जैसे CAA आया था? नहीं, CAA आया था वो कानून था। हाँ, अभी पहले संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। तो हमें यहाँ पर नागरिकता देने की विधि बता रखी है उसने ऑलरेडी कि भारत में एक ऐसा कमीशन होगा, उस कमीशन के सामने प्रेजेंट होना होगा, उस कमीशन के सामने ये सिद्ध करना पड़ता है। वो प्रोसीजरल मैकेनिज्म ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है पार्ट 2 में। वो तो मिलने की है ना, वो तो छीनने की नहीं है, मिलने की है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि कानून, वो नागरिकता छीनने का सिर्फ एक ही प्रावधान है, और वो प्रावधान ये कहता है कि आप दूसरे देश के नागरिक हो जाते हैं तो फिर आपकी नागरिकता यहाँ स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये तो मन से तो ऑलरेडी दूसरे देश के नागरिक है ही। नहीं, मन से दूसरे देश के तो वो प्रूफ करना पड़ता है, भारत में जुडिशियल सिस्टम में प्रूफ करना पड़ता है। मैं आपको देखो, भारत के कानून की व्यवस्था में हालांकि थोड़ा सा इंटरवेंशन है। मैं आज पटना हाई कोर्ट के एक सस्पेंशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। एक जज साहब ने 4 दिन में रेप केस का जजमेंट कर दिया, इस बात पर उनका निलंबन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में वो निलंबन के खिलाफ आए हैं कि यहाँ जल्दी जजमेंट करना भी यहाँ बहुत गड़बड़ बात है। आपने 4 दिन में जजमेंट कैसे कर दिया? और उस बात पर पटना हाई कोर्ट ने उनसे शो कॉज नोटिस मांग लिया कि 4 दिन में जजमेंट कैसे हो सकता है, एक दिन में आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जजमेंट कैसे कर दिया? तो जज साहब बेचारे फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट आ गए और ये बताने आ गए कि हमने क्या गलत कर दिया, हमने तो जल्दी जजमेंट किया है, अर्ली हियरिंग राइट, वो जो कहते हैं ना कि जल्दी जजमेंट होना और वो डिले और डाई और सब दुनिया भर का, हमने तो जल्दी किया लेकिन हम यहाँ पर ऐसे हो गए। तो भारत में कानूनों का संशोधन, भारत में इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कठिन काम है, लेकिन
जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दे रखी है वो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा सकती है। और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर रहे। हम जो संशोधन करने जा रहे हैं वो सिटीजनशिप में करने जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे यहाँ पार्ट 2 में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जो प्रोविजन 368 में दे रखा है, 368 के तहत लाया जा सकता है। जब आप बात कहते हैं कि पूरा बोथ हाउस बिठाएं, तो वो उन परिस्थितियों में, जिस परिस्थितियों में हम दोनों हाउसेस में उसको पारित नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम ज्वाइंट सेशन बुलाकर भी वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि केंद्र की जो इस समय की सरकार है उसके पास मेजोरिटी है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, स्ट्रक्चर पास कर सकता है, स्ट्रक्चर पास करके आर्टिकल 141 का वो सहारा लेकर इस पर ऑर्डर कर सकता है और हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी और पॉलिटिकली मुझे लगता है पॉलिटिकल विल बनानी पड़ेगी हमारे देश में कि भाई हमें ये करना है। और ये करने के लिए जनता के अंदर जो माहौल बनना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पर बातें रहती हैं। तो मुझे लगता है सुदर्शन ने जिस प्रकार से इनिशिएट किया है, इस पर एक मूवमेंट देश में और देश की जन भावना जब तैयार होगी तो मुझे लगता है कि सरकारों के पास भी ये बात जाएगी कि ये भी किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे 124 कैपिटल ए कांग्रेस ने कह दिया कि साहब हम तो इस पे करते ही नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा हुआ कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा कहने पर भी 124 कैपिटल ए लगा दिया कि आप हनुमान चालीसा करेंगे तो फिर आप देशद्रोही हैं। हालांकि हनुमान जी ने वो काम पूरा कर लिया, उसको कानून की जरूरत नहीं पड़ी, सरकार चली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब वो चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 124 कैपिटल ए के लिए ये कह दिया कि भाई इस पर रिव्यू होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा हाँ, हम इसको खत्म करने के पक्ष में नहीं, लेकिन हम इस पक्ष में जरूर हैं कि इसकी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कितनी उपयोगिता है और कैसे इसको अमेंड किया जाए और क्या रिव्यू करके नया बनाया जाए, इस पर काम अभी चल रहा है। तो एक तो पार्टी ये कहती है या लोग ये कहते हैं कि साहब 124 कैपिटल ए की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो देशद्रोह करें और हमारे ऊपर आप प्रश्न भी ना खड़ा करें। और दूसरी तरफ हम कुछ कंट्री ये कह रहे हैं कि नहीं, आप अगर देशद्रोही हैं तो फिर हम आपकी नागरिकता भी खत्म कर देंगे। आपको पनिश तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम आपकी नागरिकता भी खत्म कर देंगे और आपका खेल ही भारत से खत्म कर देंगे, आपका कोई राइट भारत पर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि भारत में इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है और बड़ी घोर आवश्यकता है। लेकिन बात कहीं ना कहीं से मस्तिष्क में आनी चाहिए। तो सुदर्शन का ये जो योगदान है कि आप इसको निकाल रहे हैं, और मतलब मेरे दिमाग में भी ये कभी आइडिया नहीं आया था। मैं बहुत विचार करता हूँ, गहराई से विचार करता हूँ भाई क्या क्या होना चाहिए, लेकिन ये आइडिया कभी नहीं आया कि क्या सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए और सिटीजनशिप खत्म होने के लिए कानूनों में संशोधन की भी आवश्यकता है। हम ये 2018 में ऑलरेडी बड़ा कैंपेन कर चुके हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये अब तो क्या हो गया कि इजराइल का निर्णय आ गया तो हमारी जो मांगे थी, सारा कंटेंट था, सारा जो बातें हम कर चुके थे, बस हमने उसको एक तरीके से रीइनिशिएट किया है। हम चाहते हैं कि इजराइल को फॉलो करने की इच्छा रखने वाला बड़ा वर्ग सरकार में भी है या समाज में भी है, तो उनको पुनः ये याद दिलाया जाए कि देखो भाई जो हम पीछे कह रहे थे वो यह हो रहा है। अच्छा दुबे जी, इसमें बड़ी विशेष बात है, शायद सिद्धार्थ जी इसको बता पाए। ऑलरेडी भारत में जो राज्य व्यवस्था थी, अंग्रेजों की पहले की व्यवस्था थी, उसमें नागरिकता छीनी जाने की व्यवस्था थी। आप देखेंगे कि कई ऐसे राजाओं के राज्य के निर्णय थे जिसमें किसी नागरिक को राज्य से बेदखल किया जाता था। नागरिकता छीनना ही उसका एक तरीके से अगला स्टेप था। केवल नागरिकता छीनकर इसी देश में रहना नहीं, अपने सीमाओं से बाहर निकलना। छत्रपति शिवाजी महाराज हो या उससे भी हम ज्यादा पीछे जाएंगे तो भी ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। अभी अभी दुबे जी ने, सिद्धार्थ जी ने यूके का और अमेरिका का उदाहरण दिया था, लेकिन हम वर्तमान स्थिति में भी दुनिया के ऐसे कई देश हैं और हमारे यहाँ कुछ ही वर्ष पूर्व, अंग्रेजों के पूर्व भी यह व्यवस्था थी। सिद्धार्थ जी। जी सुरेश जी, सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एक और बात दर्शकों तक बताना चाहूंगा, और वो भी इजराइल देश की ही है। तो इजराइल में जो नागरिक कानून है वो 3 बार अमेंड हुआ, और जो आखिरी बार जो वहां पे अमेंडमेंट हुआ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए, भारत देश के लिए और विश्व के समस्त सनातन धर्मी जितने भी हैं, जो हिंदू समाज है, जो सभी विश्व में जहां पे भी जिस भी देश में है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इजराइल में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ज्यू
यहूदी किसी भी देश में रह रहा हो, हाँ। किसी भी देश का नागरिक हो, वो स्वतः इजराइल का नागरिक हो जाता है। वहां पे ये ड्यूअल सिटीजनशिप है। ना सिर्फ ये, कोई भी बच्चा 2008 के बाद की बात है, कोई भी बालक जो जूइश पेरेंट्स के थ्रू पैदा होता है, उसके माता पिता अगर यहूदी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इजराइल का सिटीजन हो जाता है। वो किसी भी देश का नागरिक हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था जो है, सीएए जो कानून लाया गया, इसके उसका जो होराइजन है, उसको मैं समझता हूं एक ब्रॉडन करने की आवश्यकता है। और जब हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, तो सभी हिंदू मेरे भाई हैं, चाहे वो किसी भी देश में रह रहा हो, चाहे वो किसी भी रीजन में जन्मा हो, लेकिन वो मेरा सहोदर है। तो इस भावना को उजागर करते हुए मैं समझता हूं कि जो ड्यूअल सिटीजनशिप है, क्योंकि भारत ही एकमात्र, जूइश क्या कहता है, जूइश कहता है कि ये हमारा प्रॉमिस लैंड है, ये हमारा, ये यहूदियों का ये प्रॉमिस लैंड है। इसी तरह से जो सनातन धर्मी हैं, तो सनातन धर्मियों के लिए पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अब यही जगह बच गई है। और 1947 का जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस लाइंस पे हुआ, वो बिल्कुल एक धर्म के आधार पे हुआ। तो धर्म के आधार पे हुआ तो यानी कि एक तबके ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग की और उसको मुस्लिम राष्ट्र मिल गया। यानी बाकी बचा हुआ जो प्रदेश है, जिसको हम अब भारत कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए होना चाहिए। तो क्यों ना ये एक हिंदू नेशन डिक्लेयर हो और विश्व में बस रहे जितने भी हिंदू हैं वो स्वतः किसी भी देश का नागरिक हो। अगर वो हिंदू पेरेंट्स के थ्रू जन्म लेता है, वो बालक ऑटोमेटिकली ही इज एंटाइटल्ड फॉर बीइंग अ सिटीजन ऑफ भारत। तो ये भारत का नागरिक हो जाना चाहिए। ये एक दूसरी अहम बात जो इजराइल से मैं आपके दर्शकों तक बिल्कुल देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, जिस भावना के आधार पर कह रहे हैं कि इजराइल में स्पिरिट है, क्योंकि लड़के लिया हुआ है, बलिदान दिए हुए है। 800 वर्षों तक राष्ट्र था लेकिन देश नहीं था। मैं इसका कई बार उदाहरण दे चुका हूं। अभी मैंने गुजरात में, ये नडियाद में भी उदाहरण दिया कि राष्ट्र क्यों आवश्यक है, यह भावना कब पैदा होती है। नागरिकता संशोधन बार बार करके नया और अधिक सुरक्षितता लाने का भाव कब पैदा होता है, जब देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट होती है, प्रतिबद्धता होती है, प्यार होता है, समर्पण होता है, कुछ भी करने की भावना होती है, तब ये होता है। इजराइल में इसलिए तब हो रहा है। हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के चोचले अभी भी चल रहे हैं और अंग्रेजियत दिखाने पर ही हमको अभी भी हम अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते हैं। इजराइल ने ये कहा, ये इसलिए क्योंकि उसके लिए 800 वर्षों तक उनके लोगों ने दुनिया के विभिन्न देशों में प्रताड़ना झेलने के बावजूद भी अपना ना मजहब छोड़ा, ना अपना इजराइल का हट छोड़ा, ना उसका संकल्प कमजोर होने दिया। दो जूइश कहीं पर विश्व में मिलते थे तो कहते थे कि अगली भेंट यरूशलेम में होगी, और इसलिए ऐसा मिला हुआ देश किसी घुसपैठिए, ऐसा मिला हुआ देश किसी अपने ही देश के नागरिक जो गद्दारी करे फिर भी उसको अंदर रखे, यह स्वीकार नहीं करता। हिंदुस्तान ने भी अपने कई पूर्वजों का बलिदान इस देश के लिए दिया है, लेकिन उसके उपरांत भी हम आग्रही नहीं है, हम इसका हट नहीं कर रहे हैं। हम इस भूमि को प्रॉमिस लैंड, जैसे आपने कहा, भाई ये प्रॉमिस लैंड नहीं तो क्या है, उससे भी बड़ी बात है। इतने बलिदानों के बाद भी अगर हमारे देश में आज भी घुसपैठियों को या देश से गद्दारी करने वाले, टांग ऊपर करने वाले लोगों को अगर हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी नागरिकता जा सकती है, तो फिर हमने ये देश बनाया ही क्यों था। यह धर्मशाला का स्वरूप बदलना होगा, और इसलिए इजराइल ने जैसे कानून अपने यहां पर लाया है, यहां लाना होगा। बिंदास सवाल लेकर अगले राउंड की चर्चा के लिए पैनल के पास जाएंगे। आपके स्क्रीन पर पहले बिंदास सवाल लेते हैं। पहला बिंदास सवाल आज के कार्यक्रम में है, इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के गद्दारों की नागरिकता छीनने का आदेश दिया है। हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय ऐसा निर्णय कब देगा? यह पहला बिंदास सवाल है। आपके स्क्रीन पर ध्यान रखिए, पूछिए, हिंदुस्तानी न्यायालय इसके विपरीत देशद्रोह की धारा हटाने को क्यों कह रहे हैं? ये भी पूछते रहिए, भले ही जज साहब कहेंगे कि कितने बार पूछोगे। गद्दारी और संवैधानिक विरोध का अंतर सरकार, समाज और कोर्ट कब समझेंगे जो इजराइल समझ रहा है? चौथा बिंदास सवाल,
इजराइल जैसा सख्त कानून हमारे यहां लागू करने में क्या अड़चन है? कौन आड़े आ रहा है ये बताइए, नहीं तो लागू करिए। आखिर कब तक सांपों को दूध पिलाते रहेंगे, या ये कभी बंद होगा या नहीं? आखिर वो अंत कब हो रहा है? गद्दारों को छूट देकर आप प्रखर देशभक्त नागरिकों को चिढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्या कर रहे हैं? जो ईमानदार है, देशभक्त है, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के इस सुअवसर पर हम सख्त निर्णय नहीं कर सकते, तो हम किस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आज का यह सुअवसर दोबारा नहीं आएगा। देश की सरकार इस दिशा में पहल करे, देश को पता चलेगा कि कौन गद्दार साथ है और कौन देशभक्त का विरोध कर रहा है, कौन क्या है पता चलेगा। सरकार पहल करे, क्या इस कानून को लागू करने से मित्र कौन, दिखावे के मित्र देश कौन और शत्रु देश कौन, ये भी पता चल जाएगा। मतलब हमारी विदेश नीति पर भी एक बार ये हाथ घूम जाएगा। इस कानून का विरोध करने वाले तथाकथित एनजीओ को भी प्रतिबंधित क्यों नहीं करती सरकार? क्योंकि भारत के न्यायपालिका में होने वाले निर्णयों में इन एनजीओ की बड़ी भूमिका है, ऐसा हम मानते हैं और ये बार बार आरोप लग रहा है। नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डीके दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, इन 10 सवालों के कुछ सवालों पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन भारत जैसे देश में न्यायपालिका ये क्यों नहीं सोच रही है जो इजराइल की सोच रही है? कारण मैंने बता दिया जो मुझे लगता है। आप क्योंकि उस प्रक्रिया के एक अहम हिस्सा है, इसलिए आप क्या देखते हैं कि भारत की न्यायपालिका, जो कि कपड़े से लेकर सब कुछ अभी भी अंग्रेजों के स्टाइल में चल रही है, छुट्टियां भी जज साहब वैसी लेते हैं जैसे जजों को तब पानी के जहाज से लंदन जाना पड़ता था, वापस आना पड़ता था, इसमें जितने दिन लगते थे उतनी लंबी छुट्टियां आज भी हमारे यहां चल रही है। तो हमारा व्यवस्था का भाव भी वही है, मानसिकता भी वही है, या कुछ और कारण है? दुबे जी। नहीं, मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक बात आती है कि बहुत कम केसेस में स्यू मोटो कोर्ट एक्शन लेता है। जनरली हम या तो पीआईएल के माध्यम से जाते हैं, या इस तरह का जैसे सेक्शन 124 कैपिटल ए आईपीसी का केस ऑनरेबल कोर्ट के पास गया, तो उस समय अगर प्लीड किया जाए साथ में तो कोर्ट उस पर भी विचार कर सकता है, और विचार जिस समय होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जाएगा, बड़ी बेंच में जाएगा और बड़ी बेंच में जाएगा। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती है, लेकिन सामान्यता इस प्रकार के मुद्दों पर हमारा कोर्ट स्यू मोटो उस पर एक्शन नहीं लेता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर पीआईएल कोर्ट में जाएंगी तो कोर्ट निश्चित रूप से उसको सुनेगा। जहां तक मेरी जो आपने कोर्ट के स्टाइल की बात की, तो एक बात जो मुझे समझ में आई बीइंग ए प्रैक्टिशनर, कि हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो छुट्टियों का सिलसिला है, वो कोर्ट के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि 31 जजेस हमारे पास हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में, और 2 की मिनिमम बेंच बैठती है और लोड बहुत है। तो हमारे जजेस सुबह 10 बजे कोर्ट में दिखाई देते हैं, 10:30 बजे, लेकिन हकीकत वो 9 बजे चैम्बर में आ जाते हैं, और शाम के कभी कभी 8, 9, 10 बजे तक वहाँ ऑर्डर लिखते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिसमें ऑर्डर लिखना शुरू करता है तो वो ऑर्डर ऐसा नहीं है कि उसने एवे डिसमिस कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया, तो लंबा काम है, उनके ऊपर लोड। एक मिनट आप कंटिन्यू करिए। मैं आपको यहाँ इसलिए केवल इंटरप्ट कर रहा हूं कि चारों स्तंभ जो है, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री पे लोड कम है? क्या आपको लगता है कि जो मीडिया है वो कम घंटे काम करता है? हम तो नींद में भी जब सोते तब भी उसी पे काम करते हैं, उठने से लेकर रात तक सबसे ज्यादा बिजी है। हम अगर ऐसा कहेंगे तो फिर कैसे होगा? मैं तो शनिवार रविवार की भी छुट्टी नहीं लेता हूं, दिवाली की भी नहीं लेता हूं, 365 दिन उपलब्ध हूं। तो फिर मुझे जज साहब के पास देखकर, इस व्यवस्था के पास देखकर मुझे भी कहना चाहिए कि बहुत तनाव का काम करना पड़ता है। बंदूक की गोली वापस आ सकती है, लेकिन न्यूज चैनल से निकली हुई बात वापस नहीं आती। और सुदर्शन के शब्दों को तो अब जानते हैं कि कितने अदालतों में चुनौती दी जाती है। तो जो आप कह रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं है। नहीं, मेरा मानना यह है कि जब जजमेंट, आप पूरी बात थोड़ा मैं कर दूं, क्योंकि जजमेंट जिस समय कोर्ट करता है तो कोर्ट बैठता भले ही 3 घंटे हो कोर्ट में, लेकिन हकीकत है कि उसको शाम को अगर 4 जजमेंट लिखाने हैं तो 100 पेज के जजमेंट लिखवाने पड़ते हैं। टाइम बहुत कम होता है। जैसे आप एक शो दिन में करते हैं तो कोई सोचने वाला ये भी कह सकता है कि नहीं साहब, आप एक शो करते हैं पूरे दिन तो आप आराम करते हैं। हकीकत यह है कि आप पीछे कितना बैकएंड पर काम करके आए हैं वो इस शो में, एक ही शो में दिखता है। तो ऑनरेबल कोर्ट का भी जजमेंट, चूंकि वो प्रेसिडेंट बनता है देश के लिए, इसलिए कोर्ट पीछे बैकएंड पर बहुत काम करता है, बड़ी टीम होती
होती है उसके साथ वो काम करता है। इसलिए और कम से कम ऑनरेबल चलिए खैर हम उस पर विस्तार में जाएंगे, क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन की एक मेगा सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हम ये न्याय व्यवस्था के भी परिवर्तन में इस भी बात करें। आज बात ये है, चलिए ये बीजी है, सब ठीक है, लेकिन न्याय तंत्र इजराइल की सोच में क्यों नहीं सोच रहा है? बिल्कुल सोचा जा सकता है, और ऐसा है कि जजमेंट हमारे यहाँ की जो रिफॉर्म की आवश्यकता है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिफॉर्म की आवश्यकता है हमारे यहाँ। होता क्या है कि हमारी एक बेंच कुछ कह रही है, कभी दूसरी बेंच कुछ और कहती है, और मालूम पड़ा बड़ी बेंच कुछ और कह रही है, और हम जब हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं तो छोटी बेंच का जजमेंट अगर अपने को सूट करता है तो अपन छोटी बेंच का जजमेंट वहां पर लगा देते हैं। छोटे कोर्ट में हम छोटी बेंच का जजमेंट करवा लेते हैं और जजमेंट करवा भी लाते हैं अपने फेवर में। होता क्या है कि हो सकता है कि उस जजमेंट को ओवररूल बड़ी बेंच कर चुकी हो, लेकिन हमारे न्यायालयों में अभी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा जजमेंट ओवररूल हो चुका है और उस पर क्या क्या पहलू आ चुके हैं। तो रिफॉर्म की बिल्कुल जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो होता क्या है कि बहुत सारे जजमेंट हमारे पास ऐसे करे पड़े हैं जिसमें इस प्रकार के ऑर्डर हुए हैं, लेकिन वो ऑर्डर कितने प्रासंगिक हैं, वो कहां कोडिफाई किए गए हैं, वो कैसे पब्लिसाइज करे जाएं, या वो बाइंडिंग नेचर के कैसे करवाए जाएं, ये बड़ी समस्या है। मैं आपको याद दिलाता हूं, कानपुर का गंगा का केस, आप एमसी मेहता का जजमेंट आया था, और एमसी मेहता के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और उत्तर प्रदेश ने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया लंबे समय तक। कोर्ट ने फिर से कुछ वर्षों बाद उनको रिमाइंड किया गया तो फिर नहीं किया, तो ये लंबे समय तक चलता रहा। अभी योगी सरकार जब बैठी 1997 का जजमेंट, और योगी जी की सरकार बैठी तो उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि भाई गंगा जी की सफाई होनी चाहिए, कानपुर में ये टेंडरी बंद होनी चाहिए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है उसकी रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। एक कोर्ट का जजमेंट मालूम पड़ा हो गया है, पड़ा है, और अभी अपने पास आ गया नहीं। तो इस प्रकार के जजमेंट हो चुके हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि उनका कोडिफिकेशन हम एक जगह पर नहीं कर पाए हैं, उनको संहिता के रूप में नहीं बदल पाए हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए वैसे नहीं बदल पाए हैं, और मालूम पड़ा तब तक कोई बड़ी बेंच का दूसरा जजमेंट आ गया, और वो जो बड़ा जजमेंट आया वो पब्लिक में चला गया, और वो पब्लिक डोमेन पर कुछ और कर गया। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें, वो आपने देखा भी होगा कि जो डबल बेंच ने टिप्पणी कर दी नूपुर शर्मा के मामले में, तो ऐसी टिप्पणियां भी हमारे यहाँ आती हैं। बाद में 3 जजों की बेंच में विरोधाभास तो ऐसा बहुत चीजें हम कोट कर सकते हैं, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि इजराइल के भावना के तहत वहां का सैनिक जिस तरीके से काम करता है वैसा तो हमारे देश का सैनिक करता है, क्योंकि सैनिक की स्टेज पर हम उतने कमिटेड है या हम उस स्टाइल में जा रहे हैं। हमें समाज के अन्य हिस्सों में भी वही भाव लाना होगा। नागर जी के पास चलते हैं। नागर जी, जिस प्रकार का, क्योंकि अभी हम उपाय की तरफ हमको जाना पड़ेगा, उसके पहले एक बार परिणाम पे चर्चा हम कर लेते हैं कि ये जो स्थिति है इसका परिणाम समाज में क्या होता है जब ऐसा नहीं होता है। देखिए सुरेश जी, ये जो स्थिति है, इस स्थिति में एक विरोधाभास इसलिए दिखता है कि जब न्यायालय किसी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को, जब दिल्ली की एमसीडी हटाती है, रोहिंग्या को हटाती है, तो तुरंत डिसीजन आ जाता है, रोक लगा देती है। लेकिन देशद्रोह के मामले में बात बढ़ती जाती है, और कहीं ना कहीं न्यायालय यहाँ पर जिस भावना के साथ भारत के संविधान निर्माताओं ने ये तय किया था कि न्यायालय संविधान का संरक्षक है, और संरक्षक है, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय कई मामलों के अंदर पेंडेंसी के तहत इस देश की एकता और अखंडता को ध्वस्त करने वाले लोगों को आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी दे दे। आर्टिकल 19 में अपवाद है कि देश की एकता अखंडता को तोड़ने वालों के ऊपर देशद्रोह का मामला चलाया जा सकता है, लेकिन भारत में देख रहे हो कि न्यायालय हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का मामला लगता है, उसको रिजेक्ट नहीं करता है, न्यायालय उनको जेल भेज देता है, जो राणा दंपति है जो महाराष्ट्र के अंदर। और एक चीज सुरेश जी, इसमें हमें ये देखना होगा कि इस मानसिकता वाले लोग जो बैठाए गए हैं शिक्षा संस्थानों में, वह आने वाली पीढ़ी को सिखा क्या रहे हैं। मैं जेएनयू का आपको उदाहरण देता हूं, कई सारे मित्र जेएनयू में पढ़ाते हैं, वहां पर सीधे प्रोफेसर ये बोलते हैं कश्मीर को सेपरेट होना चाहिए। अब बताइए क्या उन बच्चों में मानसिकता जाएगी? यही बच्चे आने वाले समय में भारत के भविष्य हैं, यही बच्चे आके राजनीति में आएंगे, व्यवस्था में आएंगे, समाज में जाएंगे, और ये क्या सिखा रहे हैं? क्या आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार की भावना जो भारत के 6% की बात लोग कर रहे हैं, और जब ऐसे मामलों के अंदर आते तो बोलते हैं आर्टिकल 90 के तहत हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। यानी आपको जहां आपके अधिकारों को संरक्षित करना है संविधान के अनुच्छेद याद आ जाते हैं, लेकिन जहां राष्ट्र की एकता की बात आती है, जहां राष्ट्र की अखंडता की बात आती है, वहां पर आप अल्पसंख्यकों का राग बकोने लग जाते हो। सुरेश जी देखिए, इजराइल के अंदर क्या है, इजराइल के अंदर मुसलमान भी राष्ट्र हित को लेकर उतना ही कमिटेड है।
आपको मैं बता दूं, वहां पर भी धार्मिक आतंकवाद के तत्व मिलते हैं, लेकिन वहां के अंदर एकता है, पार्लियामेंट में एकता है, राष्ट्र के ऊपर कोई नहीं है। भारत में क्या होता है, अगर किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है तो जैसे बाटला के अंदर क्या, लेकिन ये कानून आने के बाद इजराइल में भी विरोध करने वाला वर्ग मुसलमान ही है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, वो विरोध कर रहे हैं, एक पक्ष विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्र हित में, कई लोग बोल भी रहे हैं कि राष्ट्र हित में ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन भारत में क्या होता है, बाटला में जब भारत के एनकाउंटर होता है तो सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बाद में वो देशद्रोही निकलते हैं। चलिए हम इन मुद्दों पर थोड़ा, काफी मुझे लगता है थोड़ा नागरिकता पर फोकस करके हम चर्चा करते हैं, जिससे लोगों को भी पता चले कि बाकी जगह पर भी क्या नियम है, हम क्या कर सकते। सच में यह मुद्दा कितना गंभीर है, ये कितना गंभीर है, ये समझे बगैर, क्योंकि हम हमेशा ही जो मामला जब तक सीरियस नहीं हो जाता तब तक उस पर काम नहीं करते। वो भ्रष्टाचार हो, जब एकदम सर से ज्यादा ऊपर बह जाता है तब हम उस सरकारों को बदलते, उन पार्टियों को बदलते। इसलिए अब ये मुद्दा सच में नागरिकता का मुद्दा प्रायोरिटी के साथ गद्दारों को दूर करना आवश्यक है, इस स्थिति पर आया है ऐसा मुझे लगता है। सिद्धार्थ जी, आप इसको कैसा देखते हैं, कितना प्राथमिकता इसको और क्यों देनी चाहिए? जी सुरेश जी, जो भी डिबेट चल रहा था जिसमें हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की और एनडीए सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से हर सेक्टर में कुछ न कुछ रिफॉर्म्स लाने का एक निर्णय लिया है। लेकिन मैं अभी उस पर थोड़ा नहीं चर्चा करना चाहता, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और रिफॉर्म पर हम अलग से बात करेंगे। एक मुद्दा देख के मैं नागरिकता पे जाता हूं। हाँ। तो डेफिनेटली जुडिशियल रिफॉर्म्स और उसमें भी जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ जुडिशरी है भारत की, वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। चलिए इस बात को कह के मैं इस टॉपिक पे विराम देता हूं और वापस आता हूं नागरिकता की बात पे। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इजराइल में ये बड़ा कदम हुआ, वहां की सुप्रीम कोर्ट, वहां की एपेक्स कोर्ट ने इस बात को बताया। लेकिन जैसे मैंने जापान का उदाहरण दिया कि जापान में अगर किसी मुस्लिम को अगर नागरिक बनना है तो ये उसके लिए मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। तो ऐसा, जैसे जो प्रगतिशील राष्ट्र हैं जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, और वो टूल्स क्या है, वो ये टूल्स है पनिशमेंट का। जैसे यहाँ पे हमारे साथ बहुत वेल नोन जूरिस्ट बैठे हुए हैं, जूरिस्प्रूडेंस के जानकार बैठे हुए हैं, और जॉन ऑस्टिन की एक फेमस लाइन जो मुझे याद आती है कि जहाँ पे एक सॉवरेन का कमांड है और उसको नहीं मानने पे पनिशमेंट होना भी आवश्यक है। तो ये एक बात है कि जहाँ पे जो आप नागरिक का जो आपका धर्म है, आपकी जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है आपका, तो वो अगर आप उसका निर्वाह नहीं करते हैं, जैसे एक फेमस वाक्य है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में अगर आप छेद कर रहे हैं, आप छेद नहीं कर रहे हैं, आप पूरी की पूरी थाली का ही आप विनाश कर रहे हैं। आप किसी भी तरह से नेशन बिल्डिंग में प्रोडक्टिव यूज नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिव आप योगदान नहीं दे रहे हैं, आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होने दे रहे हैं। ये तो सब हो ही रहा है, लेकिन जिस तरह से जो भी एस्पियोनाज या जो भी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, इजराइल ने बहुत क्लियर कर दिया है कि उसकी नागरिकता समाप्त करना एक सिंबॉलिक काम है, कि वो स्टेटलेस हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो शमीमा के केस में हुआ, शमीमा बेगम के केस में हुआ कि बांग्लादेश ने कहा कि अगर हम इसको लेते हैं तो ये इसको यहाँ पे सिर्फ मृत्यु दंड ही मिलेगा। तो उस व्यक्ति के पास ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हो जाता है समाज के लिए, उस तबके के लोगों के लिए, उस धर्म के लोगों के लिए, वो जो रिलीजन ऑफ पीस अपने आप को बोलते हैं, उन सब के लिए भी, कि ये आज इनके साथ हुआ है तो ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। एक डेटरेंस उसकी जो है वो बढ़ जाती है कि वो कल उठ के कोई इस तरह का विध्वंसकारी कार्य करने की सोच भी ना सके। तो ये एक बात हो जाएगी। देखिए, सिटीजनशिप जब उसकी रिवोक हुई है तो उसके पॉलिटिकल पावर्स विड्रॉ कर दिए गए हैं। इजराइल में यही हुआ है, लेकिन उसके इकोनॉमिक पावर्स या उसके जो बाकी कल्चरल पावर्स हैं वो तो वहीं के वहीं हैं, उसके जो राइट्स हैं वो तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल राइट है वो उससे रिवोक कर लिया गया है, वो उससे छीन लिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ बहुत चिल्ला रहे हैं, और जो इस कानून के फेवर में बोल रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि ये जो रिवोकेशन ऑफ सिटीजनशिप है वो उसके सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स को विड्रॉ करता है, उसके बाकी जो राइट्स हैं, उसके कल्चरल राइट्स हैं, जो उसके बाकी इकोनॉमिक राइट्स हैं, वो तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। उसका और रिपरकेशन क्या आता है, जो उनके बच्चे हैं जो टेररिज्म में लिप्त हैं, उनके बच्चों को भी ये
लागू हो जाएगा, बिकॉज अगर पेरेंट्स सिटीजनशिप से रिवोक हुए हैं, फादर सिटीजनशिप से रिवोक हुए हैं, तो यही चीज उनके बालकों में भी आती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिटरेंस है। हमारे यहाँ क्या है, जरा ये international- मैं दुबे जी से समझ लेता हूं, क्योंकि दुबे जी जैसे रोहिंग्या यहाँ पर आए हैं, कुछ समय के लिए यूनाइटेड नेशन की व्यवस्था से आए हैं, कुछ समय से लिए आए, ऐसा ही कहा जा रहा है। अब उन्होंने यहाँ पर करीब 1,23,722 बच्चे पैदा कर दिए हैं। अब उनको भारत के नागरिकता कानून के अनुसार तो नागरिकता मिलेगी, लेकिन इनको बाहर जब जाने के लिए हम कहेंगे, जब भी व्यवस्था के अनुरूप इनको जाने का होगा, तो इनके बच्चों का क्या होगा? ये कानून क्या कहता है? नहीं, कानून तो ये कहता है कि हमारे यहाँ सिटीजनशिप की व्यवस्था में बर्थ पर करता है, और इस आधार पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि जो तिब्बतन है, तिब्बतन के बच्चों को नागरिकता दी है। इसलिए ये एक बड़ी एनोमली तैयार होगी। हालांकि केंद्र की आज की सरकार लगातार ये कह रही है कि नहीं, इनको आगे से इनकी जो अगली पीढ़ियां हैं, इनको हम कोई व्यवस्था नहीं देते, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, रिफ्यूजीज कन्वेंशन के पार्ट नहीं हैं, इसलिए हम इस व्यवस्था को नहीं मानते और हम इनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट आगे देने के लिए राजी नहीं है, हम इनको वापस ही भेजेंगे। लेकिन कानूनन मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें लोगों ने डाली हुई हैं रोहिंग्यास को लेकर, खासतौर से ये वेस्ट बंगाल वालों ने डाली हुई है, और उन्होंने कहा है सर जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनका क्या होगा, और जो बच्चा अगर नागरिक हो गया तो उसके माँ बाप यहाँ पर रह रहे हैं तो वो अपने आप नागरिक, उनको भी नागरिकता दे दो, क्योंकि वो तो उनके पिता माता हैं, उनसे कैसे वंचित किया जा सकता है। ये एक बड़ी एनोमली है, इस पर बड़ी क्लियरिटी की आवश्यकता है हमें लगता है। और सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्पेंडेंस है मामला, सुप्रीम कोर्ट में लिस्पेंडेंस है मामला, और इसी बात पर निर्णय होना है कि भाई जो यहां पैदा हो गया उसका क्या होगा। जबकि भारत सरकार लगातार ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी कह रही है कि जो लोग भी, हम चूंकि यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसके पार्ट नहीं है, इसलिए हम तो ये रिफ्यूजियों जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो इलीगल घुस आए हैं या जिनको हमने यहाँ पर अस्थायी रूप से रखा, हम इनके लिए ही दायी नहीं है, तो अगली पीढ़ी तो बाइकआउट होनी चाहिए, इसका हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या निर्णय होता है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, वो आगे की बात है। लेकिन एक बात जो मेरे मन में आ रही है कि यहाँ भारत में सिटीजनशिप लेने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये मतलब जो अभी आपसे बात करते समय मेरे दिमाग पे आई कि वो जो व्यवस्था है कि जो भारत में स्थायी रूप से आ गया है और स्थायी रूप से रहना चाहता है और उसका इंटेंशन क्लियर है भारत में, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन वहां ये कुछ नहीं, कहीं पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो एटलीस्ट नहीं लिखा है कि आप भारत के लिए लॉयल होने चाहिए, भारत के प्रति आप ये रहेंगे और आप जहां से आए हैं वहां की लॉयल्टी आपको छोड़नी पड़ेगी, और भारत में अगर कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं तो फिर आपको वापस देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था मुझे लगता है कि नहीं लिखा है। ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम नागरिकता जो पहले से हैं उनकी तो छोड़ दीजिए, जिनको हम नहीं दे रहे हैं उनको भी ये कंडीशन नहीं लगा रहे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस संविधान को आग लगा दूंगा, बराबर ना? हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन बिल्कुल पर बिल्कुल ये हड़बड़ी में या अंग्रेजों के इच्छाओं पर ज्यादा बना हुआ है। खुद बनाने वाले उसके समिति के अध्यक्ष बाबा साहब इससे समाधानी नहीं थे। मैं थोड़ा, क्योंकि ये सब कुछ जब हम कर रहे हैं तो मुस्लिमों के परिप्रेक्ष्य में ये डिबेट चर्चा के दिशा में स्वाभाविक जाती हुई है। दुनिया में जहां पर भी ऐसे कानून बनते हैं वहां पर मुसलमान ही ह्यूमन राइट्स से लेकर बाकी सारे अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे लिए बन रहे, हमको बाहर करने के लिए बन रहे। लेकिन मुस्लिम देशों में नागरिकता के कानून कितने कठोरतम हैं ये शायद लोगों को पता नहीं है। सिद्धार्थ जी, मैं चाहूंगा कि अगर आप तीनों जो जानते, पहले सिद्धार्थ जी से शुरू करते हैं कि कितने कठोर है। मुझे जो पता है मैं एक बार बता देता हूं कि खाड़ी देशों में पूरा जीवन आप रहेंगे, आपकी अगली पीढ़ी भी रहेगी, बिजनेस करेंगे, खरबों का टैक्स आप वहां पर देंगे, फिर भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसे और क्या नियम है? जी बिल्कुल सही बात आपने बताई सुरेश जी। अभी जैसे कतार के देश हैं, ओमान है, जहाँ के सबसे रिचेस्ट लोगों में गणना होती है, गुजरात के ही एक हैं बिजनेसमैन, और अभी उनको एक ऑनररी सिटीजनशिप उनको जो दी गई है, जो वहाँ के रिचेस्ट पर्सन है, और उनका कंट्रीब्यूशन वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा है, जो मूलतः गुजरात से हैं और भारत से हैं। तो ये चीज बहुत एक कॉम्प्लेक्स विरोधाभास है कि आप खुद तो अपने देश में, अपने मुल्क में, अपने वहां पे दूसरे किसी धर्म मजहब के वहां को उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पूरे विश्व में जाना चाह रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा विरोधाभास है। और जो बहुत सही बात आपने बताई कि जितने भी
जो सीरिया हो गया या फिर यमन हो गया या फिर जहां अफ्रीका में भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां से रेफ्यूजीज यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, तो अभी एक यूरोप में भी एक बहुत बड़ा एक द्वंद्व चल रहा है, एक बहुत बड़ा एक इंटरनल उनके बीच में एक वो चल रहा है कि जहां पे ये रेफ्यूजीज जो आ रहे हैं, जैसे कि हिंदू समाज जो है वो तो हमेशा से सबको अपना के चलने की बात करता है। पारसी आए, उनको अपना लिया, लेकिन वो कैसे रहे, वो दूध में मिश्री जैसे घुल जाती है वैसे घुल के रह गए। लेकिन आप क्या मिश्री बनना चाहते हैं या आप नींबू की बूंद या फिर आप फटकरी बनना चाहते हैं और दूध को फाड़ देना चाहते हैं? ये बात जो है एक समाज को समझने की आवश्यकता है। वो जिस भी देश में, जिस भी इलाके में, जिस भी रीजन में जा रहा है, वहां पे अमूमन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो क्यों एक एसिमिलेशन की भावना क्या आ सकती है, ये एक प्रश्नार्थ है। बिल्कुल। नागर जी के पास चलते। नागर जी, इतना ही नहीं कि हिंदू को नागरिकता नहीं दे रहे, मुसलमान को भी नहीं दे रहे। इतना छोड़िए, जिन रोहिंग्याओं को म्यांमार ने भगा दिया, लात मारकर अपने देश से फेंक दिया, वो पानी की बोट में, छोटी छोटी नाव में ऐसे देशों के किनारे जाके खड़े हो गए जो मुस्लिम देश थे। जहां पर मलेशिया जैसा जो पड़ोस का देश था, उनको आने नहीं दिया, किनारे नहीं लगने दिया, बोले दूर हो गए। ओ जहां इस्लाम की स्थापना हुई वहां सऊदी अरेबिया में भी गए, नहीं लिया। कुछ गरीब देशों को उन्होंने कहा कि पैसे ले लो, अपने यहां पर रखो, उन्होंने भी नहीं रखा। यूनाइटेड नेशंस में चिल्लाने, लॉबिंग करने के लिए खरबों रुपए लगाए, लेकिन एक रोहिंग्या को अपने यहां पर इन लोगों ने नहीं रखा, मतलब मुसलमान को भी नहीं रखा। यह उनकी नागरिकता नीति है। नागर जी। बिल्कुल। देखिए, नव उदारवादी लोकतंत्र के नाम पर जिस प्रकार का ये जो ट्रेंड चल रहा है और ये नव उपनिवेशवादी सोच को अपनी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि अपनी सीमा के आसपास हम किसी भी प्रकार का इस प्रकार के माहौल को नहीं चाहते। अब ये देखिए, यूनाइटेड किंगडम के अभी स्टेटमेंट आया कि हम वहां पर नहीं लेंगे, और भी कई राष्ट्रों ने स्टेटमेंट दिया कि हम नहीं लेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भारत ही क्यों, और भारत के ऊपर इतना प्रेशर क्यों कि आप सबको कंसोलिडेट करोगे। ये देखने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं इन राष्ट्रों की उस मानसिकता को प्रेशर इसलिए कि आप झेलते हैं, आप प्रेशर मानते हैं इसलिए हैं, नहीं मानते तो नहीं है। दुबे जी के पास चलते। दुबे जी, क्योंकि हमें फिर कह रहा हूं कि मुस्लिम हिंदू परिप्रेक्ष्य में ही स्वाभाविकता इस चर्चा की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। हम इस्लाम के दृष्टिकोण से भी देखें तो इस्लाम भी पैन इस्लाम मानता है, मतलब कोई देश नहीं मानता है, ग्लोबल सिटीजन एक तरीके से अपने आप को मानता है। तो वैसे भी उसको नागरिकता के इस विषय में बांधने का प्रयास, जो कि बाबा साहब ने भी कहा है कि ये देशभक्ति और एक साथ नहीं चल सकता, तो कैसे हो सकता है? दुबे जी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारे देश की एक बड़ी बड़ी समस्या है। जब हम ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान से ही लोग पाकिस्तान गए और वहां पर ये चल रहा है, तो फिर वहां पर बात होनी शुरू होती है पाकिस्तान से कंपेयर मत करिए हमको। जब हम कहते हैं कि भाई आप सऊदी अरेबिया को अपना अग्रणी मानते हो, वहां से कंपेयर, तो कहते हैं वहां से कंपेयर मत करिए, हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और जब हिंदुस्तान के अंदर हम कहते हैं कि भाई भारत के लॉयल हो जाओ, तो कहते हैं कि नहीं हम मुसलमान हैं। ये हमारे यहाँ जो समस्या खड़ी की गई वो तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के टाइम पर ही खड़ी की गई। मैंने एक बार और आपसे चर्चा की थी कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये सदस्य बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उसमें मुस्लिम लीग, मतलब पाकिस्तान बनने के बावजूद मुस्लिम लीग के बहुत सारे सदस्य रह गए। और मजे की बात यह है कि वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भाग लेते रहे और लेने के बाद जो अपना रोल था वो प्ले करने के बाद वो पाकिस्तान जाते रहे। ये समस्या उस समय जर्मिनेट कर दी गई थी जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हो रहा था। मजे की बात यह है कि उसके बाद हमने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जैसे सीए के संशोधन आए या सरकार संशोधन करना चाहती है पिछले 8-10 साल से, तो फिर ये हो रहा है कि नहीं साहब ये तो हमारे विरुद्ध जा रहे हैं, ये हम ही को टारगेट कर रहे हैं, और ये बहुत सारी चीजें। तो ये मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय ही शुरू कर दी गई थी। तुष्टीकरण की पॉलिसी के आधार पर ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी उस समय हुआ था और उसका इंप्लीमेंटेशन भी भारत में करवाया गया। तो ये जो पूरी की पूरी समस्या है उसकी जड़ 1947 ही है, और आज भी 47 की ही जड़ पर हम चल रहे हैं। तो रिफॉर्म की पूरे सभी जगह की आवश्यकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सभी को पैरिटी पर रखना।
तो जब भी आप इस तरह की बात करेंगे तो कहेंगे पाकिस्तान से कंपेयर मत करिए, सऊदीया से कंपेयर मत करिए, लेकिन हमारा जब विषय आएगा तो साहब हम तो वहीं के हैं, हमारे लॉयल तो हम लॉयल वहीं के। हाँ, कंपेयर हमको उनसे मत करिए, कंपेयर हमें भारत में करिए, लेकिन हमारी लॉयल्टी वहां पर फिट करिए, लॉयल्टी यहां पर मत करिए। ये एक बड़ी समस्या भारत की है, जिस पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पूरे देश के एक एक व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि आज नागरिकता की चर्चा हो रही है और हमारे साथ इतना जानकार पैनल है, कुछ मुद्दे छूट गए उसको मैं ले लूं। दुनिया के कई ऐसे देश है, जैसे कि सिंगापुर ले लीजिए, उन्होंने अपने यहां पर नागरिकता का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि किस वंश के कितने लोग रहेंगे, या आप उसको देश के आधार पर ही कह सकते हैं। जैसे वो जिन्होंने वो देश बनाया वो मूल लोग वहां मेजॉरिटी संख्या में रहेंगे। भारत का X% होगा, मलेशियन का X% होगा, चाइनीज का X% होगा। जब वो बना था, जब ये व्यवस्था निर्माण की गई थी, इस अनुपात को वो किसी भी कीमत पर, किसी के भी दबाव में, किसी भी हालत में बदलने नहीं देते हैं। लेकिन हमारे यहां पर जनसंख्या का अनुपात बदलते बदलते मूल जिनका ये देश है वो इस देश से हद्दपार हो जाएंगे और ये देश उनके हाथ में रहेगा नहीं। ऐसे चित्र आंखों के सामने वो काल दिख रहा है, उसकी योजनाएं सामने आ रही है। उसके बावजूद भी अगर हम नागरिकता के ऊपर चर्चा, चिंतन और मंथन करने के लिए तैयार नहीं है तो हमसे ज्यादा नकारा मूर्ख कोई नहीं है, जो अपने अंत सामने देखते हुए भी, और इजराइल जैसा एक आदर्श उदाहरण जो कि आप कर सकते हैं ऐसा आपके सामने आ रहा है, सुदर्शन जैसा चैनल जो आपके सामने लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है, इसके बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं करने वाले हैं, जब मैं आप कहता हूं तो सरकार भी, जुडिशरी भी, मीडिया भी और इस देश का सज्जन नागरिक भी अगर कुछ करने वाले नहीं हैं तो हमसे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। लेकिन हम भाग्य बदलने के लिए पुरुषार्थ और परिश्रम करने पर जोर देते हैं और इसलिए कहते हैं कि यह देश बदल सकता है, बच सकता है, आगे बढ़ सकता है, दूसरे को भी बचा सकता है, कि लेकिन उसके लिए यहां के मूल नागरिकों के लिए ज्यादा अधिकार सुरक्षा की भावना पैदा करना आवश्यक है। मैं गेस्ट पैनल का आभारी हूं, बड़ी संख्या में आज लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कॉल लेने थे लेकिन समय के कारण नहीं ले पाए। इसका लाइव प्रसारण आज सोशल मीडिया पर नहीं था, जो कि रात 11 बजे के प्रसारण में अवश्य होगा। सुदर्शन का टीवी ऐप भी आ चुका है, आप अपने टीवी में सुदर्शन का टीवी ऐप डाउनलोड करके आपके स्मार्ट टीवी को राष्ट्रवादी टीवी बनाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।